हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लीगल लेजेंड्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंडिया में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है। इतनी बड़ी जो आबादी है हम लोग के भारत की, 135 करोड़, इसमें कैसे इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। और मैं उसके साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है, जो कि 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश्ड हो गई थी। इसी दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। इसका जो काम क्या होता है, इसका काम होता है जो यूनियन है और स्टेट के जितने भी इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाना। ये कौन कौन से जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाती है? लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी विधानसभा होती हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाती है। जो हमारी जो लोकल जो इलेक्शंस होते हैं वो ये नहीं कंडक्ट करवाती। वो हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसका काम होता है कंडक्ट करवाना। इसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर में, इस कमीशन में जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखते हैं कि जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन इस एक्ट इस जो इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया 1989 में, और इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी मतलब एक से ज़्यादा इसमें कमिश्नर ले लिए गए। इसमें 3 कमिश्नर हैं अभी। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। अभी जो हैं सुशील चंद्र इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि एक 1980 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे हैं, जो कि दोनों आईएएस ऑफिसर हैं 1984 बैच के। दोनों को ही तीनों मेंबर, जो तीनों जो कमिश्नर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इन लोग की सैलरी, पर्क्स और प्रोसेस ऑफ रिमूवल जो होता है वो सेम होता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। और इन लोग का टेन्योर 6 साल का होता है या फिर 65 ईयर्स, जो विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले हो गया उसके अकॉर्डिंग ये लोग का टेन्योर होता है। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इन लोग के फंक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसके फंक्शंस क्या हैं। उसके फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं और विधानसभा जो है उनका इलेक्शन ये कंडक्ट करवाती है। उसके बाद ये जो इलेक्शन का जो टाइम होता है, जो शेड्यूल होता है कि कब किस स्टेट का इलेक्शन होना है, कब जनरल इलेक्शन होगा, तो ये सारे शेड्यूल और जो टाइम होता है वो ये उसका ये फंक्शन होता है बताना। और ये इलेक्टोरल रोल, अब देखिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्टोरल रोल क्या चीज़ होती है? ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों के नाम दिए रहते हैं जो कि एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए। तो उस लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहते हैं। उसको प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्निशन देती हैं, ग्रांट करती हैं और उनको अलॉट करती हैं सिंबल। उसके अलावा इन लोग का मॉडल को इनका काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करना होता है, जो कि ये बताता है कि क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट जो लड़ रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो कई सारी पाबंदियां इलेक्शन कमीशन लगाती हैं इस चीज़ को इशू करके, जिसको हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। हिंदी में इसको आचार संहिता कहते हैं। इसमें सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट करता है बहुत सी माल प्रैक्टिसेस, बहुत से जो ऑफेंसेस होते हैं इलेक्शन टाइम में, जो ब्राइबरी जो होता है, जो रिश्वत दी जाती है कई लोगों को। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं और जो एब्यूज़ ऑफ पावर है, जो पावर में ऑलरेडी बैठे हैं वो लोग पावर का एब्यूज़ ना कर लें, इन सब को रोकने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन इशू करती है। ये एक टाइप का सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, एक तरीके का टेम्परेरी लॉ रूल्स मान लीजिए आप। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कब रिलीज़ करती है? जैसे ही इलेक्शन कमीशन ये तय करेगी कि इस स्टेट या यूनियन का इलेक्शन किस दिन होना है,
जब टाइम और डेट फिक्स कर देती है उसके बाद जल्द से जल्द वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता उस स्टेट या पूरे इंडिया में अगर जनरल इलेक्शन है तो लागू कर देती है। उसमें क्या दिया रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को। तो अगर हम लोग एक वर्ड में कहें तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि बोथ कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको फॉलो करना है ये रूल्स। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस जो कि कंपेनिंग करते हैं, जनरल कंडक्ट बताता है, कब मीटिंग कर सकते हैं, किससे परमिशन लेके प्रोसेशन निकाल सकते हैं, जो जो जुलूस निकालते हैं, रोड शोज़ होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो क्या कहते हैं, जो इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहा होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो कई सारे, आप लोग ने देखा होगा आजकल यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी में इलेक्शन में कई सारे रोड शोज़ होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। तो ये सब कैसे, कब, किस अथॉरिटी से पूछ के निकाले जाएंगे, कैसे निकाले जाएंगे, तो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन बता देता है, एक तरीके से बता देता है। उसके बाद 1980 बहुत साल पहले, अकॉर्डिंग 1990s में क्या होता था कि बहुत बहुत करप्शन होने लगा था इलेक्शन के, तो इसीलिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको इलेक्शन कमीशन ने और स्ट्रिक्ट कर दिया। और सबसे पहला जो स्टेट था इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला अपने स्टेट में, वो था केरला, जो कि अपने असेंबली इलेक्शन में लागू किया था 1960 में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है। इसके कुछ की प्रोविजंस हैं, जैसे कि जनरल कंडक्ट ऑफ कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज का जनरल कंडक्ट क्या होगा, उसके बाद मीटिंग्स कैसे होंगी, किस अथॉरिटी से परमिशन ली जाएगी, प्रोसेशंस क्या होगा, जो जुलूस निकाले जाते हैं, इलेक्शन रोड शोज़ होते हैं, फिर पोलिंग डे वाले दिन कैसे कैसे कंडक्ट रहेगा, फिर पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर्स, पार्टी इन पावर, ये सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो गवर्नमेंट जो होती है वो कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती है अगर एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में, इनफोर्स में आ गया है। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द फ्रीडम ऑफ रोड शोज ऑफ देयर ओपोनेंट। जो उनका ओपोनेंट कैंडिडेट होते हैं, अगर वो कोई रोड शो निकाल रहे हैं तो उसका जो फ्रीडम है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। और तो दोनों लोग को ख्याल रखना होता है, चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो और उनके ओपोनेंट्स वाले जो कैंडिडेट है, वो दोनों लोग के ऊपर ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू होता है। तो दोनों लोग को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है जो कि इलेक्शन कमीशन इशू करती है। द इलेक्शन कैंपेन रैलीज़ और जितने भी रोड शो होते हैं, रैलीज़ होती हैं, वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए जो रोड ट्रैफिक है और जो जनरल पब्लिक है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई सारी पुलिस, कई सारी फोर्सेस लगती हैं जब कोई रैलीज़ निकलती हैं या कोई रोड शो होता है। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री भी किसी बहुत सेंसिटिव अगर एरिया होता है वहाँ पे पैरामिलिट्री भी लग जाती है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल कंडक्ट जो होता है, जनरल कंडक्ट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट बी लिमिटेड टू देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। जो एक कैंडिडेट होता है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है, उसके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ और उसके जो पुराने काम होते हैं उस पे तो उस पे तो हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब उसको बता सकते हैं, लेकिन उसको पर्सनली कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, जैसे कि जो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गई, टेंपल, मॉस्क, चर्च, इन तीनों चीज़ों को, जो कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो कि धार्मिक प्लेसेस है, इनको यूज़ नहीं किया जाएगा इलेक्शन के कामों में या कैंपेन में। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस पे पाबंद लगाती है। इसके बाद एक्टिविटीज़ सच एज यूजिंग कास्ट एंड कम्युनल फीलिंग्स टू सिक्योर वोट, जो कि कास्ट को लेके, कम्युनल राइट्स को लेके, जो कि वोट पाना चाहते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो ये सब प्रतिबंध लगाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सेट ऑफ गाइडलाइंस में। रिश्वत देना, ब्राइबिंग, और किसी वोटर को इंटिमिडेट करना, मतलब धमकी देना, तो ये सब नहीं कर सकती। ये सब पे इलेक्शन कमीशन प्रोहिबिट लगाता है।
इसके बाद मीटिंग्स। मीटिंग्स जो है, पार्टीज मस्ट इन्फॉर्म द लोकल पुलिस। अगर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? वेन्यू, मतलब कि कहाँ इलेक्शन, कहाँ रैलीज़ या रोड शो हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ ख़त्म होगा, और टाइम क्या है उस मीटिंग का, उस मीटिंग का टाइम क्या है, ताकि जो पुलिस है वो इनेबल कर सके एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ताकि जो वहाँ का जो एसपी है, वहाँ का जो डीएसपी है, जो भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो एक एडिक्वेट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सके। प्रोसेशन मतलब जुलूस होते हैं कई, आपने देखा है लंबे लंबे लाखों लोग, पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन वहाँ का लड़ रहा होता है, जो एमएलए होता है ऑलरेडी, या जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है, वो बहुत बहुत प्रोसेशंस निकालते हैं। उसके लिए भी पुलिस को इन्फॉर्म करना एडवांस में ज़रूरी है। वेन्यू ज़रूरी है, और किस रूट से वो जुलूस निकलेगा वो भी ज़रूरी है, ताकि अरेंजमेंट जो सिक्योरिटी का है, ताकि आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, जो ट्रैफिक हो, आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए पुलिस को बताना ज़रूरी है। पोलिंग डे के दिन क्या होता है? पोलिंग डे के दिन जो बाहर जो ईटेबल्स हैं, लिकर हैं, वो सर्व नहीं किए जाएंगे, उन पे पाबंदी है। जो पोलिंग कैंप्स है, पोलिंग कैंप्स के बाहर आप में अगर देखा होगा तो कई जगह जैसे होता है कि पूरा एक अनलॉफुल असेंबली टाइप इकट्ठा हो जाती है, तो वो अनलॉफुल हो जाता है। तो इसलिए ईटेबल्स और लिकर सर्व करना ये सब प्रोहिबिटेड है। उसके बाद पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ जो होता है जहां वोट देने आम जनता जाती है, वोटर्स को छोड़ के कोई भी अलाउड नहीं है, उसके अंदर कोई भी अलाउड नहीं है वोटर छोड़ के, जब तक कि इलेक्शन कमीशन किसी को वैलिड पास ना इशू कर सके, और वोटर्स तो जाएंगे ही। उसके बाद कई सारे ऑब्ज़र्वर्स होते हैं, माइक्रो ऑब्ज़र्वर्स होते हैं, जो कि देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स करता है ऑब्ज़र्वर्स को। तो इफ़ द कैंडिडेट हैव एनी स्पेसिफिक, अगर किसी कैंडिडेट को कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है किस चीज़ से रिलेटेड, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कंप्लेन कर सकता है ऑब्ज़र्वर को। और जो पार्टी जो पावर में है ऑलरेडी, यानी कि अभी अगर बीजेपी अगर पार्टी पावर में है, तो उस हिसाब से वो, द पार्टी मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर। मतलब कि जो पब्लिक का जो उसके जो पब्लिक के खर्चे होते हैं, उस खर्चों पे वो एडवर्टाइजमेंट अपनी पार्टी का नहीं कर सकती है। वो उस पे प्रोहिबिट लगाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये हो गया। और जो मिनिस्टर्स हैं या अदर अथॉरिटीज़ हैं, वो अनाउंस नहीं कर सकती हैं, कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट्स नहीं कर सकती हैं, और कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हैं, कोई रोड हाईवेज़ और कंस्ट्रक्शन किसी भी नई जो पॉलिसी है वो बनाने के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकती है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा कि, और जो अदर पार्टीज़ हैं मस्ट अलाउड टू यूज़ पब्लिक स्पेसेस, और जो पावर इन पार्टी के अलावा जो अदर पार्टीज़ हैं उनको भी यूज़ करने को दिया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, एंड दीज मस्ट नॉट बी मोनोपलाइज्ड। ये सिर्फ पार्टी जो पावर में है उन लोगों के लिए नहीं होगा, ये जनरली हर पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो अब हम लोग समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2013 में ये डायरेक्शन किया था इलेक्शन कमीशन को कि वो एक गाइडलाइंस बनाइए, एक गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रेम करिए, जिसमें ये दिया जाए कि कंटेंट्स ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या क्या होंगे। मतलब कि और ये किससे कंसल्टेशन करती है? इलेक्शन कमीशन जो जितनी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे कंसल्टेशन करके ये गाइडलाइंस बनाती हैं, जिसमें ये दिया रहता है कि कंटेंट्स, मतलब कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं उनमें कंटेंट्स, कहीं कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं हो जो कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वोटर्स पे डाल सके, मतलब कि थोड़ा दबाव, ऐसा कुछ पॉलिसी तो नहीं है। तो ये सबको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऐसा जो गाइडलाइंस है वो फ्रेम करती है। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 1951 से 52 में हुआ था, तो हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं। देखिए 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 अक्टूबर 1952 पहला जनरल इलेक्शन इस फेज़ में हुआ। 68 फेज़ में, मैं आपको बताऊं, 68 फेज़ में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था।
अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो फेजेस में जो इलेक्शन कमीशन बांटती है इलेक्शन को, तो ये ऐसा क्यों बांटती है? क्या क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि इलेक्शन को फेजेस में एक ही दिन करा के, एक दो दिन चार दिन में करा के इलेक्शन कमीशन ख़त्म करे? क्यों इतना एक महीना डेढ़ महीना फेजेस में बांटती है? देखिए, इसका जवाब ये है कि अभी उतना जो रिसोर्सेज हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इतना है नहीं अभी, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, उतना अवेलेबल नहीं है। खुद ही इतने सारे जो बैंक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो, खुद ही इतना वो ड्यूटी पे लगा देती है। तो इसलिए उन्हीं को एक जो स्टेट होता है, एक स्टेट के पूरा एक तरफ से शुरू करती है, तो वो पूरा एंड, तो जैसे लेफ़्ट से शुरू किया तो वो पूरा राइट तक जाते जाते पूरा एक ही लोग पहले वहाँ का फेस कराएंगे, फिर फेज़ टू में वही लोग फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। तो ऐसे करते करते पूरा फेज़, जितने भी फेज़ हैं, मान लीजिए 5 फेज़ में इलेक्शन होना है, तो पूरा 1 2 3 4 5 करते करते वही ऑफिसर्स और वही क्लर्क्स लाइन से पूरे स्टेट का इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, तो देखिए, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें 1949 कैंडिडेट्स थे जो कि compete कर रहे थे। कितने सीट्स के लिए? 489 सीट्स के लिए, जो कि लोकसभा की उस टाइम की सीटें होती थी। टोटल 36 करोड़ आबादी थी हमारे इंडिया की, जिसमें से 17 करोड़ लोग एलिजिबल थे, मतलब कि 21 साल वोटिंग एज थी उन लोग की, अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस। देखिए, ये जो वोटिंग एज कम की गई है, ये 1988 में की गई है। तब 21 ईयर्स वोटिंग एज हुआ करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छे से जीती है, 364 सीट्स मिले थे 489 में, और जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एग्जिस्ट की थी। आफ्टर दिस डेट आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्ट एज द इंटरिम पार्लियामेंट। देखिए, 26 नवंबर तक हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया था, साइन हो गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेम वो एक एक्ट वो एक्ट कर रही थी एक इंटरिम पार्लियामेंट की तरह, और 26 जनवरी के बाद वो पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई। तो चीज़ सेम है, बस उसके नाम बदलते जा रहे हैं। और इंटरिम कैबिनेट जो हेड करते थे वो जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 16,500 क्लर्क्स अपॉइंट हुए थे ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 6 मंथ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किए गए थे 6 महीने के लिए। जिनका काम क्या था? जिनका काम था इलेक्टोरल रोल, मतलब कि जितने भी इलेक्शन में एलिजिबल जो हो गए हैं, जो सिटीज़न वोट देने के लिए, उनका नाम टाइप करना और इलेक्टोरल रोल्स को कलेक्ट करना, और रीम्स 3,80,000 रीम्स ऑफ पेपर, मतलब कागज़ के टुकड़े यूज़ हुए थे उस इलेक्टोरल रोल को प्रिंट करने के लिए। तो तब ऐसे काम होता था। अब तो ईवीएम वगैरह आ गई तो थोड़ा काम आसान हो गया है। द इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 68 फेजेस। ये जो पहला जनरल इलेक्शन था वो 68 फेजेस में हुआ था, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि हम लोग पहली बार आज़ाद हुए थे, कोई इतना रिसोर्सेस था नहीं, इसलिए 68 फेजेस में करवाना पड़ा। जो एक मैं फैक्ट और आपको बताऊंगा कि इंडिया में सबसे पहला इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड हुए हैं मेंबर्स, और तो पहला इलेक्शन जो कास्ट किया था, मतलब जो डाला था, वो किस आदमी ने डाला था, मैं आपको बताऊंगा। वो हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट, जो चीनी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक थे श्याम सरन नेगी। 25 अक्टूबर 1951 को पहला दिन था इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का। उस दिन इस आदमी ने पहला इंडिया का इलेक्शन डाला था। तो ये आप लोग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आप लोग याद रखिए। वोटर्स इलेक्टेड, जो वोटर्स थे उन्होंने इलेक्ट किए 489 मेंबर्स इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दीज वर अलॉटेड अक्रॉस 401 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन 25 इंडियन स्टेट्स। तो ये हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि पावर है इलेक्शन कमीशन, और जो प्रेसिडेंट हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराते हैं स्टाफ ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, जितने भी स्टाफ की ज़रूरत होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 क्लॉज 6 में दिया गया है
कि अगर जनरल इलेक्शन है तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराएंगे, अगर स्टेट इलेक्शन है तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराएंगे, जितने भी स्टाफ या ऑफिसर्स लगते होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस पे, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था 1951 पे। उस पे हम लोग थोड़ा देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं इलेक्शंस को लेके, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आज इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।